तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों, मैं सुलोचना सोनी, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, अब आपको छायावाद के विषय में जानकारी प्रदान करूँगी। इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के चौथे आधुनिक काल के विषय में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आज की कक्षा में हम छायावाद के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी कविता छायावाद में अपने नए क्षितिज खोज रही थी। यह समय प्रथम विश्व युद्ध का समय था। स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में आ चुका था। पाश्चात्य अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति भारतीय जीवन की नियति बनती जा रही थी। इस समय रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, गांधी, टैगोर के विचारों ने कविता के मानस को उद्वेलित किया था और इन सभी की प्रेरणाओं से हिंदी में छायावादी काव्यधारा का जन्म हुआ था। छायावादी काव्य में अमूर्त और अशरीरी सौंदर्य चित्रण की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति रही है। छायावादी काव्य सौंदर्य की आनंदपूर्ण अनुभूति से संपन्न है। छायावादी कविता में प्रकृति के अनिर्वच्छ एवं मानव के आंतरिक सौंदर्य की ललक है। इन कवियों ने प्रकृति के नाना रूपों में अंतरात्मा तथा अव्यक्त सत्ता के अद्भुत सौंदर्य को देखा है। इन्होंने प्रकृति को सजीव सत्ता तथा चेतना संपन्न उपादान माना। छायावादी काव्य में कवि प्रकृति के सौंदर्य को कौतूहल भाव से देखता है, क्योंकि उसमें अव्यक्त सत्ता होने का आभास है। कवि के लिए प्रकृति करुणा तथा वेदना की अनुभूति का आलंबन भी है। छायावादी कवि की सौंदर्य चेतना अत्यंत सूक्ष्म तथा वह नारी के स्थूल तथा मांसल सौंदर्य के उपासक न होकर नारी के आंतरिक सौंदर्य के प्रकाश को तथा उसके अंग सौंदर्य की आत्मा के अनुराग को चित्रित करता है। इसलिए छायावादी काव्य में चित्रित प्रेम का स्वरूप भी अत्यंत उदात्त है। वह स्त्री पुरुष की दैहिक वासना से परे एक अज्ञात प्रेम की परिकल्पना करता है। छायावादी काव्य में वर्णित प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम, मानव प्रेम, शिशु प्रेम तथा अज्ञात प्रिय के प्रति प्रेम व्यक्त एवं उदात्त है। महादेवी के गीतों में वर्णित प्रेम तो उस दशा में पहुंच जाते हैं जहां प्रेमी और प्रिय का भेद अपने आप मिट जाता है, किंतु यह प्रेम मानवतावादी विचारधारा से पोषित है। छायावादी कवि जाति, वर्ण, देश, स्थान आदि भेद से ऊपर उठकर मानव प्रेम में विश्वास करता है तथा विश्व मानव की कल्पना करते हुए सभी मानव समुदाय को एक प्रेम सूत्र में बांधने का सपना देखता है। वह मानव जीवन से सारी विषमताओं को मिटाकर दुखी मानवता को सुखी देखना चाहता है और वह विश्व मानवता में ही स्वर्ग के दर्शन करता है। इस तरह से अब हम छायावाद की प्रमुख विशेषताओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। छायावाद रीतिकालीन जड़ता एवं निष्क्रियता, द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता, नीतिपरक, बाह्यार्थ निरूपण, स्थूल भावाभिव्यंजन कविता की परंपरावादी चाल से अलग एक ऐसी काव्यधारा का जन्म हुआ जो स्वानुभूति परक थी और सूक्ष्म भावों, रूढ़िवाद के विरोध और नवीन पंथ निर्माण की शक्ति रखता था। छायावाद कहलाया। कई विद्वानों ने छायावाद की परिभाषाएं दी है। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने कहा है, मानव अर्थात प्रकृति के सूक्ष्म किंतु सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का मान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य परिभाषा है। इसके अलावा और भी कई परिभाषाएं दी हैं। प्रसाद जी ने छायावाद की परिभाषा देते हुए कहा है, वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उन्हें छायावाद के नाम से अभिहित किया। सूक्ष्म और अभ्यंतर भाव में प्रचलित पद योजना असफल रही। इसके लिए नवीन शैली, नवीन पद विन्यास आवश्यक था। आगे प्रसाद जी लिखते हैं, छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति की भंगिमा पर निर्भर करती है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक विधान तथा विचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की प्रवृत्ति छायावाद की विशेषता है। अब हम प्रथम विशेषता के विषय में पढ़ेंगे, प्रकृति का मानवीकरण।
छायावादी कविता में प्रकृति के प्रति नई दृष्टि विकसित हुई है। प्रकृति सौंदर्य का घनीभूत चित्रण, प्रकृति का मानवीकरण, जीवन सत्ता के लिए अनिवार्य संबंध और भावों के आरोप आदि के कारण प्रकृति वैभव के सघन बिंब छायावादी कविता की अमूल्य निधि है। यही कारण है कि छायावाद के फूल मात्र फूल नहीं हैं, भावों का प्रतिरूप है। बादल भी मात्र बादल नहीं, हृदय की निराशा का व्यंजक है। प्रकृति के साथ इतना गहरा तादात्म्य छायावाद की प्रथम मौलिक विशेषता है। दिवावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी, धीरे धीरे धीरे। स्थूल की प्रकृति, सूक्ष्म का विद्रोह। छायावादी कवियों ने स्वानुभूति को इस प्रकार चित्रित किया है कि वह मानव मात्र की एकता की ओर संकेत करता है। कवि की यह अनुभूति प्रणय से अभिषिक्त होकर, सौंदर्य में रूप से व्यक्त होकर सभी सहृदयों को अपने में आसक्त कर लेते हैं। छायावादी काव्य की इसी अनुभूति की प्रधानता को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है। सौंदर्यानुभूति की प्रधानता। छायावादी भावबोध स्वानुभूति एवं सौंदर्य प्रधान कल्पना निर्मित हुआ है। छायावादी कवियों ने सत्य को काव्य का साधन माना है और सौंदर्य उसका साध्य। सौंदर्य में उसका प्रधान स्रोत प्रकृति है। छायावादियों ने मानव सौंदर्य व नारी के शारीरिक सौंदर्य के अनेक मोहक चित्रण प्रणय की कविताओं में किए हैं। छायावादी काव्य में अनुभूति और सौंदर्य के स्तर पर प्राय मानव और प्रकृति के भावों और रूपों का तादात्म्य दिखाई देता है। हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहती हो क्यों, मधुसरिता सी वह तरल हंसी, अपनी पीते रहते क्यों। वैयक्तिकता। छायावादी अंतर्मुखी चेतना का काव्य। इसी अंतर्मुखी चेतना का छायावाद व्यक्तिक भावों के प्रशासन का काव्य ठहरता है। केसरी नारायण शुक्ल ने भी व्यक्तिक को छायावाद की प्रमुख विशेषता स्वीकार किया है। महादेवी ने कहा है, सृष्टि के बाह्याकार पर इतना अधिक लिखा जा चुका है कि मनुष्य का मन अभी अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। कहने की आवश्यकता नहीं, यह प्रवृत्ति सभी कवियों में मिलती है। यही व्यक्तिकता कहीं कहीं छायावाद में अहम निष्ठ बनकर भी आई है कि ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। अज्ञात के प्रति प्रेम। अपनी अंतर्मुखता के कारण ही छायावाद में प्रेम की सत्य अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। इसकी प्रेमिल भावना वासना या कामुकता का पर्याय नहीं है। इसमें एक उदात्त और पवित्र भावना दिखाई देती है। प्रसाद का प्रेम, पंथ की ग्रंथि में वर्णित प्रेम और निर्मला की अनेक रचनाएं इसी संयत प्रेम का स्वरूप चित्रित करती प्रतीत होती है। कौन आया न जाने स्वप्न में मुझे जगाने। नारी का नया रूप। छायावादियों ने नारी के प्रति सदा पावन दृष्टिकोण अपनाया है। उनके द्वारा चित्रित नारी सृष्टि व्यापी सौंदर्य के उपकरणों से तो निर्मित है, किंतु उसकी पावनता विशिष्ट है। उसके साथ में पावन गंगा स्नान का सुख मिलता है। पंत के शब्दों में नारी की स्पृहा, अश्रु, रास और सृष्टि के डर की सांस है, सृष्टि के उर की सांस है। उसकी वाणी में त्रिवेदी की लहरों का गान है। तो प्रसाद के काव्य में वह श्रद्धा की प्रतिमूर्ति है और वह कामायनी जगत की मंगल कामना अकेली इसी भाव राशि से भी संयोजित की गई है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि कविता में चित्रित नारी पावन और गरिमामय है। उसका व्यक्तित्व श्रद्धा योग्य मात्र भोग योग्य नहीं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, पीयूष श्रोसी बहा करो जीवन के सुंदर समतल। रहस्यवाद। कवि प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम का वर्णन करते करते रहस्यवादी बन गए और इस संपूर्ण सृष्टि को चलाने और उसे नियामक के विषय में सोचने लगे। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, पृथ्वी, तारे, ऋतुओं के चलाने के बारे में संकेत महसूस करने लगे। न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको। आगे चलकर यही रहस्यवाद एक स्वतंत्र बात बन गया, क्योंकि रहस्यवादी भावना का आलम्बन जहाँ अमूर्त निराकार ब्रह्म है जो सर्वव्यापक है, वह छायावाद का विषय लौकिक है। अद्वैतवाद। जो ईश्वर की सृष्टि में विश्वास करने लग जाता है
उसे यह आत्मा एवं परमात्मा दो नज़र नहीं आते हैं। वह कण कण में ईश्वर की सत्ता को महसूस करने लग जाता है। जैसे तुम तुंग हिमालय शंग में चंचल गतिसुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास में कांत कामिनी कविता। मानवतावाद, रहस्यवाद व अद्वैतवाद की भावना से ऊपर उठ कवि इस सृष्टि के प्रत्येक जीव को समानता की दृष्टि से देखता है। यही मानवतावाद है। मनु की कामायनी में ही मानवतावाद हमें विश्व शांति की ओर जाता है तथा मनुष्य को संकीर्णता से ऊपर उठाकर प्रत्येक मानव को मानव समझने का पाठ पढ़ाता है। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। समन्वयवाद, मानवतावाद आगे बढ़कर समन्वयवाद की ओर बढ़ने का संकेत करता है। कामायनी का दर्शन तो समन्वयवाद पर ही आधारित है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यही विडंबना जीवन की। सांस्कृतिक गौरव की भावना, छायावादी काव्य रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, गांधी, टैगोर, अरविंद के दर्शन की छाया में बढ़ा पला है। भारतीय समाज में पूजनीय सभ्यता और संस्कृति पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के संपर्क में आने के कारण अपना चोला बदल बैठी। इस बदलाव में जहाँ सामाजिक क्रांति को जन्म मिला, वहीं विचारों में नई भंगिमाओं और भावनाओं में नूतन उन्मेष किया। राष्ट्रीय एकता के साथ स्वच्छंदतावाद प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला। इस तरह रूप बदलते बदलते छायावादी कवियों ने भारतीय संस्कृति के गौरव को समझा व उसमें संबंधित साहित्य रचना शुरू की तथा तत्कालीन समाज पर पड़े पाश्चात्य प्रभाव को रोकने के प्रयास हेतु राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत काव्य की रचना करनी शुरू कर दी। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। शिल्पगत प्रवृत्तियाँ, छायावादी काव्य की अभिव्यंजना पद्धति नवीनता और ताजगी लिए है। द्विवेदी युग में काव्य बहिर्मुखी था, इससे उनकी भाषा में स्थूलता वर्णनात्मकता अधिक थी। इसके विपरीत काव्य में जीवन की सूक्ष्म निर्वृत्त स्थितियों को आकार प्राप्त हुआ, इसलिए उनकी शैली में उपचार वक्रता मिलती है जो मानवीकरण आदि अनेक विशेषताओं के रूप में दिखाई देती है। ब्रज भाषा और खड़ी बोली को अधिक सूक्ष्म चित्रात्मक एवं वक्र बनाया। छायावादी कविता में प्रयुक्त खड़ी बोली के लिए ये विशेषताएं इस कारण अधिक मौलिक और विलक्षण लगती है। भाषा में सीधी अभिव्यक्ति के स्थान पर लाक्षणिकता और व्यंजनात्मकता को प्रधानता दी गई। भाषा ने व्यंजना के क्षेत्र में गंभीर ला दिया, जिसका इसकी पूर्ववर्ती कविता में प्रभाव सा है। अभिव्यक्ति में हृदय की सरलता और सजीवता के साथ साथ कुशलता भी देखने को मिलती है। छायावादी शैली की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। गीतिक शैली का प्रयोग, वैयक्तिकता, भावात्मकता, संक्षिप्तता और कोमलता, प्रतीकात्मकता। दूसरा है प्राचीन अलंकारों के साथ नवीन अलंकारों का प्रयोग, मानवीकरण है, विशेषण विपर्योग है, विरुद्धाभास। तीसरा है कोमलकांत संस्कृत में पदावली है। चौथा है चित्रात्मक और लाक्षणिकता है। पांचवा है सफल बिंबों की सृष्टि। इस तरह छायावादी कविता में भाषा भाव, अलंकार और नवीन प्रयोग की दृष्टि से कुछ नई सीढ़ियाँ पार की। इस काव्य में कुछ तो क्या अनेक पक्ष पुष्ट हो गए, किंतु फिर भी कुछ पक्ष छूट गए और वे सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष के ये सभी अधिक आग्रह के साथ न अपना सके। साथ ही व्यक्तिवाद ने इन्हें सामाजिकता की ओर से मुख मोड़ने को बाध्य कर दिया। परिणाम स्वरूप छायावाद का समय से पूर्व ही अंत हो गया। पंत ने एक जगह कहा है, छायावाद के शून्य सूक्ष्म आकाश में अति कल्पना उड़ान भरने वाली अथवा रहस्य के निर्जन शिखर पर विराम करने वाली कल्पना को एक हरी भरी ठोस चंद्रपूर्ण धरती की आवश्यकता थी, और इसलिए तो काव्य में छायावाद की प्रतिक्रिया के रूप में व कुछ अन्य कारणों से प्रगतिवाद का प्रारंभ हुआ। तो इस तरह हम देखते हैं कि छायावादी कवि जो हैं, इन्होंने भावगत और आत्मगत साहित्य रचना की, जो कवि की कल्पना, अनुभूति, उसके चिंतन का समाहार करता है। उसमें राग तत्व की प्रधानता है और गीति काव्य की भी प्रमुखता है। इस अभिव्यक्ति में नई भंगिमाओं जो सूक्ष्म है की तलाश करता है, सूक्ष्म प्रतिमानों को अपनाता है,
मानवीकरण जैसे सर्वथा नए अलंकारों की उद्बोधना हमें छायावाद में मिलती है, परंतु छायावादी काव्य स्थूल से सूक्ष्म का विद्रोह है, उसमें मानव वेदना की रागात्मक अभिव्यक्ति है, राष्ट्रीय चेतना का सरता। इसलिए यह छायावाद हिंदी साहित्य की एक अनुपम कृति के रूप में है। धन्यवाद।